हाय गाइस, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ द मल्टीपल प्रेगनेंसी। हम मल्टीपल प्रेगनेंसी में कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट में मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में बताई थी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसका रिस्क फैक्टर क्या है और इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि कोर्स ऑफ लेबर क्या होता, कितना होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी में, इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है और इसके डायग्नोसिस क्या होता है। देन हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट। तो देखते हैं कोर्स ऑफ लेबर। तो सबसे फर्स्ट है कोर्स ऑफ लेबर। तो कोर्स ऑफ लेबर जो कोर्स ऑफ लेबर देखें तो ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन ये जो लेटेंट फेज रहता है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है मल्टीपल प्रेगनेंसी में, ठीक है। एंड जो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 15 टाइम्स मोर होते हैं। मतलब जो नॉर्मल प्रेगनेंसी रहेगा तो उसमें जितना कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे ये 15 टाइम्स मोर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये था कोर्स ऑफ लेबर। देन हम देखेंगे प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस कैसा होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी में। तो पहला है मैटरनल मोर्टेलिटी इज अ ट्विंस प्रेगनेंसी स्लाइटर हायर देन द सिंगल प्रेगनेंसी। मतलब द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो रहता है वो हायर होता है सिंगल प्रेगनेंसी से, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसके जो मैटरनल डेथ होते हैं वो मेनली किसके कारण होते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज। क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हेमरेज होने का चांस रहता है, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट भी रहता है मदर्स में, ठीक है। और जो ट्विंस बेबी में देखें तो जो ट्विंस बेबी रहते हैं सेम सेक्स के, मतलब जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस रहते हैं उन लोग का डाई होने का चांस रहता है, ठीक है। देन हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें डायग्नोसिस में सबसे पहला है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हम लेंगे क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आर्टिफिशियल इंडक्शन थेरेपी से क्या होता है, ज़्यादा ओवुलेशन होता है, जिसके कारण मल्टीपल प्रेगनेंसी का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये आर्टिफिशियल इंडक्शन थेरेपी में हार्मोनल टैबलेट्स वगैरह दिया जाता है, जिसके कारण मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री। देन सेकेंड हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हम लोग को दिखेंगे, क्या साइन और क्या सिम्टम्स दिखेंगे जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है। तो हम लोग सबसे पहले साइन देखेंगे। तो साइन में जो प्रेग्नेंट वुमेंस को क्या रहेगा, एनीमिया हो सकता है और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन रहेगा, जिसमें कि एडिमा रहेगा पूरे बॉडी में। तो हम लोग इसको देख के पता लगा सकते हैं कि इनको मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है करके, ठीक है। तो ये साइन थे। देन हम सिम्टम्स देखेंगे। तो सिम्टम्स में क्या होता है, जो मैटरनल का वेट गेन होता है वो पर मंथ क्या होता है 1.5 kg से ज़्यादा होता है वेट गेन मैटरनल में, ठीक है। ये मल्टीपल प्रेगनेंसी में होता है। और इसमें प्रेग्नेंट वुमेंस को क्या होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होता है, क्योंकि यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो डायफ्राम में को प्रेस करता है और जिसके कारण पाल्पिटेशन और ब्रीथलेसनेस वगैरह होता है। तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी में ज़्यादा ये साइन दिखते हैं। देन है मल्टीपल प्रेगनेंसी में और क्या साइन दिखेंगे, जैसे कि वॉमिटिंग हो सकता है। देन इसमें ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो इंस्पेक्शन में क्या देखेंगे कि जो एब्डोमेनल रहेगा वो इनलार्ज रहेगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब सिंगल प्रेगनेंसी में जितना इनलार्ज रहता है उससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। देन है पाल्पिटेशन। तो पाल्पिटेशन जो रहता है, पाल्पिटेशन करके देखेंगे तो जो फंडल हाइट रहता है वो लार्ज रहता है 4 सेंटीमीटर, मतलब जो नॉर्मल प्रेगनेंसी से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा लार्ज रहता है फंडल का हाइट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम लोग देखें तो 22 वीक्स में 20 to 24 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है, फंडस का हाइट। लेकिन अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी में देखें तो यही 22 वीक्स में कितना हो जाएगा, 27 to 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा पाल्पेशन। देन हम नेक्स्ट देखेंगे ऑस्कल्टेशन। तो ऑस्कल्टेशन में जो ऑस्कल्टेटर रहता है, 2 डिफरेंट ऑस्कल्टेटर रहते हैं। तो क्या होता है, डिफरेंट साइट में हार्ट साउंड डिफरेंट सुनाई देता है, और भी 2 बेबी का। तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ मल्टीपल प्रेगनेंसी है। और ये जो साउंड सुनाई देता है उसको बोलते हैं ऑर्नेक्स साइन, ठीक है। जो 2 साइड में सुनाई देता है उसको ऑर्नेक्स साइन बोलते हैं। और अगर अच्छे से सुनाई नहीं देता है तो हम ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद देखेंगे टेप मेजरमेंट। तो टेप मेजरमेंट करके देखते हैं एब्डोमिनल गर्थ को। तो अम्बिलिकस से ये करते हैं, इंच टेप से नापते हैं। तो नॉर्मली जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, 30
वीक में 30 इंचेस रहता है, लेकिन ये मल्टीपल प्रेगनेंसी में इससे भी ज़्यादा वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये टेप मेजरमेंट था। देन वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो वेजाइनल एग्जामिनेशन में अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो जो वन बेबी जो होगा वो पेल्विक में फील होगा, और जो सेकेंड बेबी रहेगा वो क्या होगा, पेल्विक के फंडस रीजन में वो फील होगा, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टीपल प्रेगनेंसी में। तो अल्ट्रासोनोग्राफी से क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहला है कि 2 जेस्टेशनल सैक एज अर्ली एज 5 वीक, मतलब जेस्टेशनल सैक दिखाई देते हैं 5 वीक्स में, ठीक है। और 8 वीक्स में क्या पता चलेगा कि कार्डियक मोशन स्टार्ट हो गया है बच्चे में। देन है लेटर 2 फीटल हेड आर सीन एट 2 सेपरेट परपेंडिकुलर प्लेन्स, मतलब 90 डिग्री में क्या दिखाएंगे देगा, 2 फीटस के हेड दिखाई देंगे। तो ये भी अल्ट्रासोनोग्राफी से ही पता चलता है। और अगर कुछ कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है या कंजवाइट ट्विंस है तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी से, ठीक है। तो ये था हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी से हम क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी कब करते हैं, जब अल्ट्रासाउंड अवेलेबल ना हो तब रेडियोलॉजी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंगल प्लेट होल एब्डोमिनल रेडियोलॉजी इज टेकन एट 28 to 30 वीक्स टू डायग्नोज द ट्विंस प्रेजेंटेशन एंड फिटल दैट ग्रोस कंजेनिटल एनोमलीज। मतलब अगर हम लोग सिंगल पेट से एक रेडियोलॉजी करके देखें तो 28 to 30 वीक्स में क्या होगा, हम लोग को पता चल जाएगा कि ट्विंस बेबी हैं और उनका प्रेजेंटेशन कैसा है, फीटल डेथ तो नहीं हुआ है या फिर कुछ ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज तो नहीं है। तो ये था हमारा डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, जिसमें पहले हिस्ट्री देखे, फिर क्लिनिकल फीचर्स देख के हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसका अल्ट्रासाउंड है, देन रेडियोलॉजी है। देन इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेज, ठीक है। तो लेबर में 4 स्टेज होते हैं, तो हम लोग स्टेज वाइज देखेंगे मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहले देखेंगे, देन ड्यूरिंग लेबर। तो पहले देखते हैं हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना है, फ्रीक्वेंट एंटीनेटल विजिट कराना है, क्योंकि एंटीनेटल विजिट करेंगे तब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मल्टीपल ट्विंस है या सिंगल ट्विंस है, ठीक है। देन है प्रॉपर डाइट लेना है, क्योंकि अगर मल्टीपल ट्विंस है तो उनको हाई अमाउंट में क्या लेना पड़ेगा, आयरन एंड फॉलिक एसिड। तो इसके बारे में भी हम बता सकते हैं प्रेग्नेंट वूमेंस को। देन एडिक्वेट रेस्ट लेना है। तो एडिक्वेट रेस्ट लेना है, जैसे कि रात में 8 घंटा सोना है और दिन में 2 घंटा, जो कि प्रॉपर प्लेसेंटल ब्लड फ्लो के लिए हेल्प करता है। देन है, ये था हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम क्या क्या मैनेज करेंगे, जिसमें था फ्रीक्वेंट एंटीनेटल विजिट एंड प्रॉपर डाइट एंड एडिक्वेट रेस्ट। देन हम देखेंगे ड्यूरिंग लेबर। तो ड्यूरिंग लेबर उसमें डिवाइड किया गया है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है, और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम लोग को मैनेज करना है, और अगर इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो सकता तब हमको सीजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। देन है सेकेंड स्टेज में। तो सेकेंड स्टेज में देखते हैं कि डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट ट्विंस, मतलब पहले देखेंगे डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट ट्विंस, देन देखेंगे डिलीवरी ऑफ द सेकेंड ट्विंस। तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज करेंगे। तो डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट ट्विंस में हम देखेंगे कि इफ़ इट इज़ सेफेलिक, अगर वो सेफेलिक प्रेजेंटेशन से अगर वो बच्चा डिलीवर कर रहा है, मतलब हेड प्रेजेंटेशन से, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉर्मली ये बच्चा डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है, सेकेंड ये है कि इफ़ इट इज़ ब्रिज सीजरियन सेक्शन इज सेफर टू द फियर ऑफ द लॉक ट्विंस, क्योंकि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि जब ट्विंस बेबी रहते हैं तो अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन से फर्स्ट बच्चा जो है ब्रिज प्रेजेंटेशन में है तो उसका हेड जो रहता है वो सेकंड बेबी के हेड से लॉक हो जाता है, जिसके कारण डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है। तो इस केस में क्या करना पड़ता है, सीजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। देन है इमीडिएट क्लैंपिंग ऑफ द कॉर्ड इज एसेंशियल आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट ट्विंस टू अवॉइड द ब्लीडिंग फ्रॉम ए यूनिवॉल्यूलर सेकेंड ट्विंस। तो इमीडिएट क्या करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट बेबी डिलीवर हो रहा है देन उसके बाद हम लोग को उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को तुरंत क्लैम्प कर देना है ताकि ब्लीडिंग को रोक सकें, ठीक है। ये स्पेशली किस में होना है, मोनोजाइगोटिक में, क्योंकि उनमें सेम प्लेसेंटा होता है। तो जो सेकेंड बेबी अगर क्लैम्प जल्दी ना करे तो सेकेंड बेबी को एनीमिया होने का चांस हो सकता है, ठीक है। तो ये था डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी में हम लोग को क्या क्या करना है। देन है डिलीवरी ऑफ द सेकेंड ट्विंस। तो डिलीवरी में सेकेंड ट्विंस में क्या क्या करेंगे, तो इसमें भी कंडीशन है। पहला तो अगर बच्चा है लॉन्गिट्यूडनल लाई है तब क्या करेंगे, सेकंड है अगर बच्चा ट्रांसवर्स लाई है तब क्या करेंगे, और अगर बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर कॉर्ड प्रोलेप्स है तो क्या करेंगे, ठीक है।
तो पहला है लॉन्गिट्यूडनल लाई। अगर लॉन्गिट्यूडनल लाई है मतलब वर्टेक्स में है या ब्रिज में है, तब हम लोग को एमनियोटॉमी करना पड़ता है। तो एमनियोटॉमी क्यों करेंगे? क्योंकि अगर डिले हो रहा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, अगर 5 मिनट तक अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में डिले हो रहा है, तब हम एमनियोटॉमी करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 5 मिनट से ज़्यादा अगर देर हो रहा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, तब हम लोग ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट कर देंगे। देन तीसरा है कि डिलीवरी ऑफ द सेकेंड ट्विंस इज यूजुअली ईजी ड्यू टू द डायलेशन ऑफ द मैटरनल पैसेज बाय द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट ट्विंस। मतलब जो सेकेंड ट्विंस होता है वो उसका डिलीवरी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि जब फर्स्ट बेबी जो डिलीवर होता है तो उसके कारण मैटरनल पैसेज जो होता है वो डायलेट हो जाता है अच्छे से, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है सेकेंड बेबी को डिलीवर होने में, ठीक है। देन हमारा सेकेंड कंडीशन था ट्रांसवर्स है। अगर बच्चा ट्रांसवर्स है या ओब्लिक है तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए भी हम लोग को एमनियोटॉमी करना पड़ता है। अगर सेफेलिक प्रेजेंटेशन है या फिर सेफेलिक प्रेजेंटेशन या ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तब हम लोग को फिर एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। एक एक्सट्रैक्शन मशीन आता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, बेबी को बाहर निकाल देते हैं। और देन थर्ड कंडीशन हमारा है कि अगर फीटस जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है या फिर कॉर्ड प्रोलेप्स है, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए ब्रिज एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन में है बेबी तो फॉरसेप्स डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिलीवरी ऑफ द सेकेंड ट्विंस। तो हम लोग क्या क्या कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग हम लोग को उनको मैनेज करना है। देन है सीजेरियन सेक्शन इज इंडिकेटेड इन, मतलब सीजेरियन सेक्शन को हम कब करेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी में? तो पहला कंडीशन है कि द बेबी फर्स्ट बेबी इज अ ट्रांसवर्स लाई, अगर फर्स्ट बेबी ट्रांसवर्स लाई है तब। दूसरा है कि प्रोलेप्स्ड पल्सेसिंग कॉर्ड और फीटल डिस्ट्रेस इन द फर्स्ट स्टेज, अगर फर्स्ट स्टेज में ही क्या है, अगर प्रोलेप्ड मतलब जो कॉर्ड है वो प्रोलेप्ड है या फिर फीटल डिस्ट्रेस में है, तो उस कंडीशन में सीजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तीसरा ये है कि रिटेंड सेकेंड ट्विंस, मतलब अगर सेकेंड ट्विंस क्या है, रिटेंड हो गया है अंदर में ही, उसका डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग को करना पड़ता है सीजेरियन सेक्शन। तो ये 3 कंडीशन थे, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करेंगे, एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ताकि क्योंकि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, मेनली प्लेसेंटा का रिमूवल होता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। तो पोस्टमार्टम हेमरेज को हम लोग को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा मैनेजमेंट कि हम लोग को फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, सेकेंड में क्या करना है और थर्ड स्टेज में क्या करना है। देन हम उसके बाद देखेंगे प्रॉब्लम ड्यूरिंग द लेबर। तो अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो लेबर के समय क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्री मेच्योर ऑनसेट ऑफ द लेबर में अगर, तो प्री मेच्योर ऑनसेट होगा लेबर, क्यों होगा? क्योंकि यूट्रस जो है बहुत लार्ज हो गया है, क्योंकि ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज होने के कारण अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये प्री मेच्योर क्या हो सकता है, ऑनसेट हो सकता है लेबर। 37 वीक्स से पहले भी ये ऑनसेट हो सकता है, ठीक है। देन है द मेम्ब्रेन में, सेकंड है द मेम्ब्रेन में रप्चर अर्ली, जो मेम्ब्रेन रहता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन वो रप्चर हो सकता है, क्योंकि बेबी का जो वेट होता है दोनों बेबी का मिलाकर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसके कारण जो मेम्ब्रेन क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, ठीक है, बिफोर लेबर। देन है माल प्रेजेंटेशन, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो माल प्रेजेंटेशन का भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है। देन है फोर्थ है प्रोग्रेस ऑफ द लेबर में बी स्लो, तो जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। देन है इंटरलॉक ऑफ द ट्विंस, मैं आपको पहले ही बताई थी कि जब ट्विंस बेबी रहते हैं तो अगर मान लीजिए फर्स्ट बेबी जो है वो ब्रिज प्रेजेंटेशन से आ रहा है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट बेबी का जो हेड रहेगा वो सेकेंड बेबी के हेड से क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। तो इंटरलॉक मेनली कहाँ पे होता है, चीन पे होता है, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्स्ट बेबी का चीन जो है वो सेकेंड बेबी के चीन से इंटरलॉक हो गया है, तो जिसके कारण क्या होता है, डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है। तो ये था ये प्रॉब्लम भी एराइज होता है इंटरलॉकिंग ऑफ द ट्विंस, ठीक है। देन है एक्सेसिव ब्लीडिंग कैन अकर आफ्टर द डिलीवरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, पोस्टमार्टम हेमरेज होने का चांस रहता है, क्योंकि इसमें ट्विंस बेबी हैं। देन है एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि प्लेसेंटा के एक्सपल्सन होने के कारण। देन है देयर में भी द रिटेन प्लेसेंटा, रिटेन प्लेसेंटा भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है मल्टीपल प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो ये था हमारा क्या क्या प्रॉब्लम एराइज होते हैं ड्यूरिंग द मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो आज की वीडियो अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।